हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द उत्तराखंड क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। तो उत्तराखंड का इतिहास जो हमारी ये सीरीज चल रही थी, ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो कि प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल, इसके ऊपर था। ये दोनों जो वीडियो हैं वो ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं, वीडियो के एंड में जो है इसका मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके इसे देख सकते हैं। भी चैनल में आज पहली बार आए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मुझे सोशल मीडिया में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बात करेंगे आज हम ऐतिहासिक काल के बारे में। तो दोस्तों, प्राचीन काल से ही जो उत्तराखंड है वो एक दुरूह क्षेत्र रहा है। दुरूह क्षेत्र मतलब यहाँ पे जंगल रहे हैं, वीरान क्षेत्र है, भीड़ क्षेत्र है, इस तरह का जो है यहाँ पे रहा है उत्तराखंड के अंदर। मतलब जैसा कि हमें पता ही है कि उत्तराखंड के अंदर नेचुरल रिसोर्स की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी कोई कमी नहीं है। पानी जंगल यहाँ बहुत है। तो ये प्राचीन काल से ही जो उत्तराखंड है वो कैसा एक दुरूह क्षेत्र था। तो यहाँ पे जो थोड़े बहुत जो सिक्के, ये अभिलेख और ताम्रपात्र, ये ताम्र पात्र जो मिले हैं, ठीक है, तो उन्हीं के ही आधार पर जो है प्राचीन इतिहास को जो है वो लिखा गया। तो ये जो साक्ष्य जो मिले हैं तो उन्हीं के आधार पर यहाँ पे मिला गया। तो इससे पहले जब हमने आदि ऐतिहासिक काल जो हमने पढ़ा था, उससे हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था। तो प्रागैतिहासिक काल में तो कोई साक्ष्य हमें मिले ही नहीं थे, ठीक है, उसमें लेखन कला थी नहीं। तो वो जो है बिल्कुल जो धार्मिक ग्रंथों में जो लिखा गया उसी के आधार पर जो है प्रागैतिहासिक काल है उसका वर्णन किया गया है। तो आते हैं टॉपिक पे, ऐतिहासिक काल। तो इस काल में उत्तराखंड के जो कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में यहाँ पे कई राजवंशों ने यहाँ पे शासन किया है। जैसे कुड़िंदों ने, कत्यूरियों ने, पाल ने, पवार वंश ने, तो कई सारे शासक आए, राजवंश आए, उन्होंने बारी बारी यहाँ पे शासन किया है। लेकिन इनमें भी जो है कई सारे जो इतिहासकार हैं उनके अपने अपने मतभेद हैं शासन काल को लेके। तो कोई ये बोलता है कि यहाँ पे पाल वंश कभी था नहीं। कई इतिहासकारों का जैसे मानना है कि यहाँ पाल वंश और गुप्त वंश भी यहाँ पे था। तो ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में हम यहाँ पे बांटते हैं। पहला है प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम प्राचीन काल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो प्राचीन काल, तो अलग अलग जो सोर्सेज है। अब सोर्सेज जब मैं कह रहा हूँ तो सोर्सेज यहाँ पे जो ताम्रपत्र, अभिलेख या सिक्के, तो अलग अलग जो स्रोतों से ये ज्ञात होता है कि जो कुड़िंद जाति के यहाँ पे लोग थे वो पहली राजनीतिक शक्ति थे उत्तराखंड के अंदर। क्या थे? पहली राजनीतिक शक्ति थे। अब ये कुड़िंद जो शासन था ये तीसरी और चौथी ईस्वी तक था, ठीक है। तीसरी और चौथी ईस्वी तक ये कुड़िंद जो राजवंश थे ये तीसरी और चौथी एडी तक थे यहाँ पे, ठीक है जी। तो क्या इससे पहले कोई यहाँ पे शासन नहीं था? तो यहाँ पे क्या पहले लोग नहीं रहते थे? बिल्कुल, यहाँ पे इससे पहले भी लोग रहते थे, लेकिन उनके बीच में ऐसा कुछ मतलब राजा नहीं हुआ करता। मतलब लोग रहते थे, अपने खाते थे, पीते थे, किसी और दूसरे से मतलब नहीं थे। कोई राजा नहीं होता था, कोई मंत्री नहीं होता था उनमें। पहला जो शासक आया था वो उत्तराखंड के अंदर वो कुड़िंद शासक ही आया था। तो देहरादून में जो अशोक के जो अभिलेख मिले थे, देहरादून में कहाँ मिले थे? अशोक के कालसी में। कालसी जहाँ पे यमुना और गंगा का संगम होता है, उस क्षेत्र को हम कालसी कहते हैं। तो कालसी के, जैसा कि आपको मालूम है कि वहाँ पे अशोक के क्या मिले थे, वहाँ पे अभिलेख जो मिले थे वहाँ पे। ये जो अभिलेख जो वहाँ पे अशोक के मिले थे, उस अभिलेख में क्या क्या, क्या लिखा गया था? देखो, वहाँ पे अशोक द्वारा लिखा गया था कि मैंने इस क्षेत्र में हर एक मनुष्य और जानवर के लिए क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ पे की है। तो ये अशोक का जो अभिलेख मिला था, ये दूसरा अभिलेख जो प्राप्त हुआ था, उसमें ये बात जो थी वो लिखी गई थी। इसके अलावा
यहाँ के लोगों को जो है पुलिंद कहा गया है उस अभिलेख में। और इस पूरे इलाके को, यानी जो आज हम कालसी जिसे हम बोलते हैं, इसे अपरांत कहा जाता था। ठीक है, इसे क्या कहा जाता था? अपरांत कहा जाता था। इनकी जो राजधानी थी कुड़िंदों की, वो क्या थी? कालकूट। कालकूट जो कि कालसी को ही कहा जाता है। तो इनकी जो पहली राजधानी थी वो क्या थी? कालकूटी थी। तो ऐसा भी लिखा गया है इस अभिलेख में कि जो कुड़िंद लोग थे शुरुआत में ये मौर्यंस के ही अधीन थे। तो मतलब राजा थे, सब कुछ थे, लेकिन ये जो थे एक तरीके से राजाओं के अंडर पे ही मतलब ये काम करा करते हैं। तो अशोक, जिसके बारे में आप जानते ही हैं, बहुत ही महान एक शासक रहा है। ऐसी उनको और सम्राट नहीं कहा जाता। इतने जबरदस्त ये सम्राट थे जिन्होंने कलिंगा वॉर तक जीत लिया था। कलिंग तक जीत गया, इतना एक्सपेंशन किया था अपने टाइम पे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आप ये पूरा क्षेत्र, यहाँ पे अशोक का राज हुआ करता था। और कलिंगा जो आज उड़ीसा है वहां तक इन्होंने, और ये कलिंगा वार जब इन्होंने जीत लिया था तब जाके इन्होंने जो है उसके बाद जो उन्होंने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा था सम्राट अशोक ने, जिनके पिताजी का नाम क्या था? बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार, जो कि अशोक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ये दो भाई थे ना, अशोक जो थे ये दो भाई थे। तो अशोक को जो है इनके पिताजी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन जो उनकी कुशलता थी लड़ने की, उनकी जो कुशलता थी उसे अगर आप देखें इतिहास में तो इतनी जबरदस्त थी कि जहाँ वो गए, जिस इलाके में वो गए, वहाँ उन्होंने अपना जो था आधिपत्य कर लिया था। वहाँ अपने उन्होंने हर जगह अधिकार जो है वो कर लिया था। या तो राजा जो है वो खुद ही जो है वो आत्मसमर्पण कर लेते थे अशोक के सामने, और अगर किसी ने लड़ा भी इनके खिलाफ तो वो जो है वो मारे जाते थे। तो वो थे अशोक सम्राट। तो इनकी बहुत ही एक अलग ही बायोग्राफी है, अगर इसे आप पढ़ेंगे, अलग बिल्कुल इनका एक डिबेट इसमें हो सकती है अशोक के बारे में। तो आते हैं टॉपिक में कि कुड़िद वंश। तो कुड़िद वंश जिनकी राजधानी क्या थी? कलकूट। तो इनके एक जो सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अमोद भूति। क्या नाम था इनका? आमोद भूति। तो ज्यादातर जो हमें कुड़िद वंश के बारे में पता चलता है कि यहाँ पे जो है कुड़िद वंश भी जो उत्तराखंड में था वो उनकी मुद्राओं से मिलता है। जो उनकी मुद्राएं मिली हैं कुड़िद वंश की, उनसे हमें ज्ञात होता है कि यहाँ पे कुड़िद वंश भी कभी रहा करता था। तो अमोद भूति की हमें 3 प्रकार की जो मुद्राएं मिली हैं। एक मिली है हमें अमोद भूति मुद्राएं, दूसरी मिली है हमें अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, और तीसरी हमें मिली है चित्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, वो हमें मिली है। अच्छा, ये जो मुद्राएं इनकी मिली थी, इन मुद्राओं में किस तरह के जो इनके सिक्के थे, जो मुद्रा मतलब सिक्के जो मिले थे किस तरह के होते, उसमें आगे की तरफ एक देवी की मतलब एक चित्र होता था, और ठीक उसके बगल में एक हिरण का, मृग का एक चित्र अंकित होता था, और उसके नीचे जो है वो लिखा होता था राज्य कुड़िदंश आमोद भूतेश्य महाराजस। तो ये जो है उन सिक्कों में लिखा होता था। तो सबसे पहले हम अमोदभूति मुद्राएं की बात करें। ये तांबे और रजत मुद्राएं थी, तांबे और रजत की बनी थी, जो कि पश्चिम के ब्यास से लेकर और अलकनंदा तक ये मिली है, और दक्षिण के सुने से और बेहद तक इलाकों में जो है अमोदभूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं वो प्राप्त हुई है कुड़िद शासकों की। ये जो मुद्राएं थी ये इनमें ब्राही लिपि का प्रयोग किया गया था। किसका? ब्राही लिपि का प्रयोग किया गया था, कि जो उसमें लिखा हुआ था वो ब्राही लिपि में जो है वो लिखा गया था। दूसरा था हमारा अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। ये मुद्राएं आप जो मिली थी ये हमें हिमालय क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जिसमें विदेशी लेखक जो टॉलमी है वो कुड़िंदों के बारे में अपने लेख में लिखा है कि इन्हें कुड़िंदस्य कहा गया। मतलब जो मुद्राएं जो मिली है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, उनमें इन्हें कुड़िंदस्य जो है वो कहा गया। अच्छा, इसमें जो 4 मुद्राएं मिली थी हमारे अल्मोड़ा से, वो आज भी आपको ब्रिटिश म्यूजियम में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा 54 मुद्राएं जो थी वो बागेश्वर से मिली थी।
ठीक है, कहाँ से मिली थी हमें? बागेश्वर से प्राप्त हुई थी। तीसरा हमारा चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। तो ऐसा माना जाता है कि ये मुद्राएं कुलिंदों ने अपने अधिष्ठता देव चत्रेश्वर अथवा छत्रेश्वर के नाम पर निर्गत की होंगी। तो ये 3 प्रकार की जो मुद्राएं हैं, तो इन्हीं से ज्ञात होता है कि यहाँ पे कभी कुलिंद वंश भी था, भले ही वो मौर्यंस के अधीन था। मौर्यंस का जब भी नाम आएगा तो सम्राट अशोक का बिल्कुल नाम आएगा। इसका नाम आएगा सम्राट अशोक, जिनके पिताजी का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के पिताजी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्यंस वंश से आते थे, तो उन्हीं के ये अधीन थे कौन? कुलिंद। उसके बाद क्या होता है कि अमोधभूति की जब मृत्यु हो जाती है प्रथम सती में, यानी पहली ईसा पूर्व में जब अमोधभूति की मृत्यु हुई थी, तो उसके बाद जो इनके जो वो इलाके थे, मतलब जो मैदानी इलाके थे, वहां पे शकों ने अपना अधिकार कर लिया था मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, और जो बिल्कुल जो इनके पहाड़ी क्षेत्र में इनके जो क्षेत्र, जैसा मैंने आपको बताया था कि पश्चिम के से मतलब आपका व्यास से लेकर अलकनंदा तक, ये पूरे इतने बड़े क्षेत्र में जो है कुलिंद लोग बसे हुए थे। ठीक है, तो उसके बाद पूरा जो इनका जो मैदानी जो इनका इलाका था जो कुलिंदों के पास था, वहां पे शकों ने इन पे अधिकार कर लिया था। अब शक कौन थे, ये कहाँ से आए थे? तो ऐसा माना जाता है जो ये शक लोग थे, ये मूल रूप से कहाँ के थे? ये मध्य एशिया के थे। कहाँ के थे? मध्य एशिया देशों के थे। मध्य एशिया मतलब सेंट्रल एशियन जो भी रीजन में कंट्रीज आती है, वहां से आए थे, जैसे तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये वहां से भारत आए थे शक। ठीक है, ईसा पूर्व से पहले की बात है, ये तब आए थे, और ये आए थे भारत में चारगाह की तलाश में। तो जब ये भारत में जब ये उज्जैन तक पहुंच गए थे, कहाँ तक? उज्जैन तक ये पहुंचे थे चारगाह की तलाश करते करते, तो वहां पे उज्जैन के राजा ने शकों को जो है बहुत बुरी तरीके से हराया था और इनको खदेड़ के यहाँ से भगाया था। तो उसी उपलक्ष्य में उज्जैन के राजा ने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। इसकी विक्रमादित्य की उपाधि दी थी, और 58 ईसा पूर्व से एक शक संवत की शुरुआत हुई थी। जो आपने शक संवत आपने अगर सुना होगा, तो शक संवत की शुरुआत जो है वो यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है शक संवत की शुरुआत वहां पे की गई थी। तो शकों ने जब कुलिंदों को पराजित करके मैदानी क्षेत्र में अधिकार कर लिया, ठीक है, तो इनके हमें जो साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले? जो आपका कटारमल में जो सूर्य मंदिर है, ठीक है, वो, और कुछ इनकी मूर्तियां हमें प्राप्त हुई हैं शकों की। तो इनसे ये पता चलता है कि ये जो है यहाँ पे मतलब उत्तराखंड के अंदर ये शकों का भी यहाँ पे शासन रहा होगा यहाँ पे। उसके बाद शकों के बाद यहाँ पे कुषाण है। कौन है? कुषाण है। ठीक है, अब कुषाण जिन्होंने शकों को हराया। अब शक, जैसा मैंने आपको बताया था कि इन्होंने केवल मैदानी क्षेत्र में जो है कुलिंदों को हरा दिया था, उसके बाद इन्होंने वहां पर अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद कुषाणों ने शकों को हराया और वहां पे अपना जो है वो अधिकार कर लिया था। क्या कर लिया था? इन्होंने अपना वहां पे अधिकार कर लिया था। इनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, कुषाणों के की जो हमें जानकारी अभी तक मिली है, इनके कुछ अवशेष मिले वीरभद्र से, जिन्हें ऋषिकेश कहा जाता है, मोरध्वज जिसे कोटद्वार कहा जाता है, और गोभूषण जिसे काशीपुर कहा जाता है। तो यहाँ से कुछ अवशेष मिले जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो है शकों के बाद यहाँ पे कुषाणों ने भी यहाँ पे राज्य किया था। तो कांति प्रसाद नौटियाल ने अपनी किताब आर्कोलॉजी ऑफ कुमाऊं में गोविषाण का उल्लेख करते हुए लिखा है कि गोविषाण कुषाणों का एक प्रमुख नगर भी हुआ करता था। इसके बाद कुषाणों का जब पतन होता है तो कई सारे जो यहाँ पे जो है राजवंश आए, ठीक है, और इसी के साथ गोविषाण, कालसी और लाखा मंडल, ये सारे जो है स्थान जो है स्थापित हुए, और कुलिंद भी कुछ इस क्षेत्र में यहाँ पे शासन करने लगे थे।
ठीक है, जैसे काशीपुर, कालसी, काशीपुर मतलब गोविशाण, कालसी, लाखा मंडल, ये जो पूरे इलाके थे, यहाँ पे क्या था, पुड़िंदो को भी राज था। देखो, ये आए जरूर थे, मतलब शक आए, ठीक है। शकों से पहले मैंने आपको बताया था, क्या बोलते हैं, हाँ, कुषाण है, शक आए, ये लोग आए, लेकिन ये इनका मैदानी, जो मैदानी क्षेत्र था वहीं तक ही इनका अधिकार था। ये ऐसा नहीं था कि जो कुड़िंद लोग थे वो बिल्कुल खत्म ही हो गए थे। कुड़िंद लोग बिल्कुल थे, तीसरी और चौथी शताब्दी तक कुड़िंद लोग थे यहाँ पे, ठीक है। कुषाण तो एक 1 BC से और 3 BC तक था, यानी 1 ईस्वी से लेकर और 3 सदी तक था ये आपका जो कुषाण था। तो 5वीं सदी में, ठीक है, 5वीं सदी में आए नागवंश, बड़ा जबरदस्त, बिल्कुल इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और यहाँ से कुड़िंदों का बिल्कुल सूखड़ा साफ कर दिया था इन्होंने। मतलब कुड़िंदों को पूरी तरीके से यहाँ से समाप्त कर दिया था उत्तराखंड के अंदर। अब ये जो नागवंश थे, ये जो नागवंश थे, ये कहाँ से आए थे और इनके बाद जो है किसने यहाँ पे शासन किया था। देखो, नागवंश की अगर हम बात करें तो इनके बारे में जो हमें अभी तक जितने भी साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो हमें मिले हैं गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। कहाँ से मिले हैं? गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। देखो, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में वहाँ पे 4 राजाओं का नाम अंकित है। कौन कौन से राजा हैं? स्कंदनाग, गणपति नाग, विभु नाग और अशुनाग। इनमें जो सबसे शक्तिशाली जो राजा थे वो थे गणपति नाग। कौन थे? गणपति नाग। इन्होंने ही कुड़िंद वंश का बिल्कुल यहाँ से सफाया कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे कन्नौज के मोखरी वंश आए। कौन आए? मोखरी वंश। मोखरी वंश आया था कन्नौज से 6ठी शताब्दी के आसपास, ठीक है। 6ठी शताब्दी के आसपास यहाँ पे 6ठी शताब्दी के आसपास यहाँ पे मोखरी वंश आता है। मोखरी वंश ने भी यहाँ पे नाग वंश को यहाँ बुरी तरीके से, मतलब यहाँ से खदेड़ के बाहर कर दिया था उन्होंने, मोखरी वंश। अब यहाँ पे नाग वंश के जो समकालीन हुआ करता था यहाँ पे यदुवंश, ठीक है। ये वही यदुवंश है जहाँ पे जो रानी ईश्वरा थी, उनके अभिलेख जो मिले थे, उनसे ये जो जानकारी प्राप्त हुई उनके अभिलेखों से, उनसे ये पता चला है कि जो यमुना तट के किनारे जो है एक यादवों का वंश था। यानी यहाँ पे यादव जाति के लोग रहते थे जिन्हें यदुवंश कहा जाता था, ठीक है। तो इन्हीं वंश के 12 शासकों ने यहाँ पे राज किया। कितने? 12 शासकों। इनकी राजधानी वहाँ पे सिंहपुर थी। कौन थी? सिंहपुर। और यहाँ पे मैंने रानी ईश्वरा का नाम लिया। ये ईश्वरा कौन थी? ये ईश्वरा जो थी, ये जालंधर के राजकुमार चंद्रगुप्त की पत्नी थी और ईश्वरा भास्कर वर्मन की पुत्री थी, ठीक है। तो उन्हीं के अभिलेखों से पता चलता है कि यहाँ पे यदुवंश का भी कुछ एक छोटे इलाके में, यमुना तट का जो पूरा एरिया है वहाँ पे जो है यादवों का भी वंश हुआ करता था। तो उसके बाद आए आपके मोखरी वंश। कौन आए? मोखरी वंश। मोखरी वंश जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कन्नौज से आए थे। कहाँ से आए थे? कन्नौज से आए थे। और इनका जो सबसे आखिरी राजा थे मोखरी वंश के, उनका नाम था गृहवर्मा। क्या नाम था? गृहवर्मा। अब होता क्या है कि गृहवर्मा की हत्या करा दी जाती है। गृहवर्मा की क्या हो जाती है? हत्या यहाँ पे करवा दी जाती है उनके ही मंत्रियों के द्वारा। तो उसके बाद गृहवर्मा के जो बहनोई थे, जिनका नाम था हर्षवर्धन। क्या नाम था? हर्षवर्धन। तो उनका जो है यहाँ पे जो है अधिकार हो जाता है, ठीक है। तो गृहवर्मा के हत्या के बाद जो है हर्षवर्धन यहाँ पे आते हैं। कौन आए यहाँ पे? हर्षवर्धन। तो ये पूरा राज्य अब जो है हर्षवर्धन के शासन पे आ जाता है। तो इनका जो शासन काल है वो 606 से और 647 ईस्वी तक का बताया जाता है कि इतने तक इस टाइम पीरियड तक जो है हर्षवर्धन यहाँ पे रहे थे। अच्छा, ये वही हर्षवर्धन थे। इन्हीं की शासन काल में पहली बार
हेमंत संग जो है वो भारत आया था। हेमंत संग कौन था? चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री था, जो कि पहली बार जो है वो भारत आया था। तो इसका विवरण, इसके बारे में जो है, जो बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित जो लिखी गई है, वहाँ भी जो है हर्षवर्धन के काल का, इनके जो टाइम पीरियड है, जो इनका शासन काल है, उसका भी वहाँ पे वर्णन मिलता है। तो हेमसेंग ने अपनी जो किताब जो उन्होंने लिखी थी, तो वहाँ पे हमने यात्रा का विवरण में, जो उन्होंने अपनी यात्रा के विवरण के बारे में लिखा था, तो वहाँ उन्होंने जो है उत्तराखंड को पोलीहीमोपुलो यानी ब्रह्मपुर, जिसे ब्रह्मपुर कहते थे, उस नाम से इन्होंने इसको यहाँ पे वर्णन किया है। इसने हेमसेंग ने। और उन्होंने जो इसका पूरा जो एरिया बताया था, वो बताया था 20 ली। 20 ली का मतलब होता है चीनी माप है, मतलब चीन में जो एरिया नापा जाता था उस टाइम पे वो ली में नापा जाता था। तो उन्होंने इसको बताया था 20 ली, कि 20 ली का एक यहाँ पे क्या है, एक क्षेत्रफल है, जिसको क्या बोला जाता है, मोयूलो यानी हरिद्वार। ठीक है, तो हरिद्वार की उन्होंने जो माप बताई थी, वो बताई थी 20 ली। इसके अलावा जो उन्होंने अपने जो वर्णन किया है, उसमें ये भी लिखा है यात्रा वर्णन में, यहाँ पे 5 बौद्ध विहार होने का यहाँ पे उल्लेख में भी जो है वो मिला है यहाँ पे। उसके बाद हर्षवर्धन के बाद क्या होता है कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पूरा जो उत्तराखंड था, पूरा उत्तराखंड था, तो वो केवल एक ही राजा हुआ करता था। कौन था? लास्ट जो था हर्षवर्धन। ठीक है, अब हर्षवर्धन की जैसी मृत्यु होती है, तो उत्तराखंड के अंदर कई छोटे छोटे जो राज्य हैं वो स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, कई छोटे छोटे राज्य क्या होते हैं, वो स्थापित हो जाते हैं। तो जो राजा थे, जो जिन पे मतलब अपनी कोई सैन्य शक्ति नहीं थी, तो उन्होंने क्या करा, अपने छोटे छोटे गढ़ बना लिए। गढ़, या जिसे आप कोटा भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, कोटा। तो छोटे छोटे गढ़। अब आप बोलेंगे राजा तो जब वो था तो ये कौन थे? भाई हर्षवर्धन तो राजा था, हर्षवर्धन तो राजा था, तो छोटे छोटे राज्य, ये राजा कहाँ से आ गए? देखो होता क्या था कि पहले के टाइम पे, कि जब सम्राट अशोक ने भी यहाँ पे राज्य करा था, जब उसका शासन था भारत में, तो ऐसा नहीं था कि केवल पूरे भारत के अंदर वो हर जगह वो जाया करते। वो अपने क्या करते थे कि अपना सामंत छोड़ देते। सामंत मतलब एक राजा ही होता था, और वो राजा जो है मुख्य राजा के अधीन वो कार्य करता था। तो वही है, उन्हीं राजा की बात मैं कर रहा हूँ, कि जब जब उनका मुख्य राजा मतलब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, तो अब ये जो राजा थे, अब इन पे कोई सेना तो थी नहीं, अब सेना भी अलग अलग हिस्सों में बट चुकी थी। तो उन्होंने छोटे छोटे क्या बना लिए, गढ़ बना लिए। क्या बना लिए? गढ़ बना लिए, छोटे छोटे गढ़ बना लिए, जिसमें कि 3 जो बड़े बड़े राज्य थे, उनका नाम था ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविषाण। ठीक है, कौन कौन से थे? शत्रुघ्न, ब्रह्मपुर और गोविषाण। देखो ब्रह्मपुर इसमें सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, मतलब हर्षवर्धन के मरने के बाद पूरा उत्तराखंड 3 भागों में बढ़ गया था कुल मिला के। जो अगर मेन राज्य की बात करें, तो ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविषाण। ब्रह्मपुर जो पूरा आज का कुमाऊं और गढ़वाल, पूरा ब्रह्मपुर में आता है, पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, शत्रुघ्न हरिद्वार से लेकर, और आपके जो ऊंची ऊंची पर्वत के क्षेत्र बीच में उसके जो है यमुना बहती थी, इतने क्षेत्र को जो है शत्रुघ्न बोला जाता था। गोविषाण आज का काशीपुर, लेकिन उस समय काशीपुर में रामपुर और पीलीभीत, तो वो भी इसमें क्या थे, जनपद थे। तो ये 3 बड़े बड़े जो थे ये राज्य हुआ करते थे। तो ब्रह्मपुर में 6ठी शताब्दी के में ही ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था। इसका शासन था, पौरवों का शासन था। अब यहाँ से हमें कुछ ताम्रपत्र मिले। तालेश्वर एक जगह पड़ती है आपकी अल्मोड़ा में, तो वहां से हमें कुछ ताम्रपत्र मिले, तालेश्वर ताम्रपत्र। तो वहां से हमें ज्ञात होता है कि यहाँ पे पौरव वंश भी यहाँ पे रहा होगा। इसी पौरव वंश, ये जो पौरव वंश था, ठीक है, ये जो पौरव वंश था,
इसके जो सबसे शक्तिशाली राजा थे वो थे द्युति वर्मन। कौन थे? द्युति वर्मन। लेकिन जो इसके संस्थापक थे, मतलब जो पहले राजा थे, वो थे विष्णु वर्मन। कौन थे? विष्णु वर्मन। पहले शासक कौन थे? विष्णु वर्मन। इन्होंने भी अपने आप को जो है महाराजा धीराज परम भट्टारक की उपाधि वो इन्होंने भी अपने आप को दी हुई थी। तो कुल मिला के जो यहाँ पे जो ब्रह्मपुर जो राज्य था, यहाँ पे जो है पौरवों का शासन था। उसके बाद उदय होता है एक कार्तिकेयपुर वंश का, या इसे आप कत्यूरी वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कत्यूरी वंश या कार्तिकेयपुर वंश भी कहते हैं, जो कि 700 ईस्वी से लेकर और 1050 ईस्वी तक था। ठीक है, कब से था ये? 700 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी तक। अच्छा, एक बात और बता दूं, पहले जो पूरे उस टाइम जो उत्तराखंड को कान्यकुब्ज के नाम से भी जाना जाता था। कान्यकुब्ज, ये पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो कान्यकुब्ज भी कहा जाता था। तो हर्ष जब मरे उसके बाद जब उत्तराखंड में अराजकता वाली स्थिति जो पैदा हुई थी, तो 700 ईस्वी में जो है कार्तिकेय राजवंश की स्थापना होती है। तो ये जो वंश था, इसने 300 साल तक यहाँ पे जो है वो राज किया था। कितने? 300 साल तक यहाँ राज किया था। यहाँ से कुछ हमें 8 अभिलेख मिले थे। इस वंश के हमें 8 अभिलेख मिले हैं, जिससे हमें ज्ञात होता है कि यहाँ पे कार्तिकेयपुर राजवंश ने भी राज्य किया था। यहाँ पे इनके 14 नरेशों ने करीब 300 साल तक राज्य किया था। कितने? 300 साल तक राज्य किया था। अच्छा, इनके जो अभिलेख मिले थे वो हमें जो उनकी लिपि थी वो कुटिला में मिली थी। ठीक है, कुटिला में मिली थी। कुटिला लिपि का यहाँ पे प्रयोग हुआ था, जो कि प्रयोग हुआ था उस अभिलेख को लिखने में। तो इनकी जो राजधानी थी कार्तिकेयपुर की, वो थी जोशीमठ। कहाँ थी? जोशीमठ। जोशीमठ जो कि कार्तिकेयपुर, जोशीमठ के भी मतलब कार्तिकेयपुर एक जगह थी, वहां पे इनकी राजधानी थी। उसके बाद इन्होंने जो है कत्यूर घाटी के बैजनाथ में अपनी जो थी वो राजधानी बनाई थी। तो तभी शायद इन्हें जो है कत्यूरी वंश भी जो है वो कहा जाता है। तो इस राजवंश का जो इतिहास है वो इनके बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर और बैजनाथ, इन सारी जगह से जो ताम्रलेख मिले हैं, तो उनके आधार पर जो है वो लिखा गया। तो इसी जो प्रामाणिक साक्ष्यों के कारण इस राजवंश को जो है उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। ठीक है, तो कार्तिकेयपुर राजवंश क्या था? पहला ऐतिहासिक राजवंश था। अब इसकी अगर मैं आपको सीमा बताऊं कि कहां से कहां तक फैला हुआ था कार्तिकेयपुर राजवंश। कार्तिकेयपुर राजवंश आप लगाओ सतलज नदी, यानी हिमाचल में के पास से बहती है सतलज नदी, वहीं पे वहां से लेकर और पूर्व में गंडक नदी तक, और उत्तर में तिब्बत के अलावा से लेकर और दक्षिण में कठेर यानी रुहेलखंड तक, इतना बड़ा एरिया था कार्तिकेयपुर राज्यवंश। ठीक है, इसके जो पहले जो राजा थे, या आप संस्थापक भी बोल सकते हो, वो थे बसंत देव। कौन थे? बसंत देव। लेकिन देखो इसके पीछे भी जो है कई सारे मतभेद हैं। ठीक है, कई सारे भी इसके पीछे भी मतभेद हैं। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि इसके जो संस्थापक थे वो वासुदेव थे। अब वासुदेव कौन थे? वासुदेव जो थे वो कटोनामा वंश के थे। कटोनामा वंश के एक अंतिम नरेश थे। काबुल में था ये वंश, कटोनाम वंश। तो उसके ये आखिरी नरेश थे जिनका नाम था वासुदेव। तो इनका अभी तक ऐसा कुछ प्रमाण हमें मिला नहीं है। तो ये केवल ये जो है कहा जाता है, लेकिन प्रमाणित ऐसा नहीं है। तो जो हमें प्रमाण मिले हैं, जिसके साक्ष्य मिले हैं, उनसे यही पता चलता है कि इनके जो पहले राजा थे वो थे राजा बसंत देव। ठीक है, कौन थे? राजा बसंत देव। और ये सारा जो है हमें जो पांडुकेश्वर ताम्रलेख जो मिला है, उसी से हमें ये ज्ञात हुआ है कि इनके जो संस्थापक थे वो बसंत देव थे। बसंत देव के बाद खरपर देव आए थे। अच्छा देखो, बसंत देव के बाद मैंने कहा आपको कि खरपर देव आए थे, लेकिन खरपर देव उसका पुत्र था, ऐसा कहीं भी नहीं प्रमाण मिला है हमें।
कि जो खरपर था वो उसका पुत्र था। हाँ, उत्तराधिकारी कई जगह पे ये लिखा हुआ है कि उसका उत्तराधिकारी वो था, लेकिन अगर आप जो कल्लड़ जो कश्मीरी इतिहासकार थे, ठीक है, तो उन्होंने उनकी जो पुस्तक थी राज तरंगणी, उनमें ऐसा लिखा है उन्होंने कि जो कश्मीर के राजा थे, ठीक है, जिनका नाम था ललितादित्य मुक्तापीड़ा, तो उनके द्वारा जो है गढ़वाल को जीत लिया गया था। तो यानी बसंत देव के बाद जो यहाँ पे कश्मीर का भी यहाँ पे जो कश्मीर का राजवंश था, सलोड़त ललितादित्य मुक्तापीड़ा का, जो कि वहाँ का राजा, उन्होंने भी यहाँ पे शासन किया था। उसके बाद इसको खत्म किया था खरपर देव ने। किसने किया था? खरपर देव ने। लेकिन ऐसा लिखा नहीं जाता, आपको किताबों में बस सीधा यही लिखा मिलेगा कि जो बसंत देव के बाद जो है खरपर देव जो थे वो राजा बने थे, ठीक है। लेकिन यहाँ बीच में जो है कश्मीरियों ने भी यहाँ पे शासन किया था। अब खरपर देव जो कि राजा यशोवर्मन, कन्नौज के राजा थे, राजा यशोवर्मन, ठीक है, उसके ये समकालीन हुआ करते थे। अब इसके बाद उनका जो पुत्र, जिनका नाम था कल्याण राज, क्या नाम था? कल्याण राज, उन्होंने यहाँ पे फिर राज किया था। उसके बाद कल्याण राज की जो पत्नी थी, उनका नाम था महारानी लद्दा देवी। कौन थी? महारानी लद्दा देवी। उसके बाद यहाँ पे जो अंतिम शासक रहे इस परिवार के, यहाँ पे 3 परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, 3 परिवारों ने यहाँ पे शासन किया। पहला परिवार था बसंत देव, ठीक है। तो इसके जो अंतिम शासक थे वो थे त्रिभुवन राज। कौन थे? त्रिभुवन राज इसके जो थे वो अंतिम शासक थे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो परिवार जिसने यहाँ पे राज किया था वो था निम्बर का। इसका निम्बर वंश का। निम्बर वंश जो कि शैव धर्म को मानने वाले थे, शैव धर्म के ये अनुयायी थे। इनका पुत्र हुआ इष्टगण। कौन था? इष्टगण देव, ठीक है। निम्बर का जो पुत्र हुआ वो कौन था? इष्टगण। तो इष्टगण के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। इष्टगण ने ही जागेश्वर में नवदुर्गा, लकी लूज और नटराज का मंदिर, जो आप जागेश्वर, जैसा कि आपको पता है कि ये कई सारे मंदिरों का समूह है वहाँ पे, तो जागेश्वर धाम, तो वहाँ पे आपको जो है नटराज का एक मंदिर मिलेगा। वो इष्टगण देव ने ही उसको यहाँ पे बनाया था, ठीक है। उसके बाद इष्टगण के पुत्र हुए ललित सुरदेव। कौन? ललित सुरदेव। तो ललित सुरदेव ने यहाँ पे राज किया और उनके जो ललित सुरदेव थे उनका जो मतलब ताम्रपत्र मिला, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, उसमें उन्हें मग्न धरती उद्धार के लिए 12 अवतार के समान यहाँ पे उन्हें बताया गया है। ललित सुरदेव इस शासन के पूरे, ये जो शासक था इसके सबसे प्रतापी शासक थे वो, ठीक है। उसके बाद आए उनके पुत्र भूदेव, जिन्होंने बैजनाथ मंदिर का जो है वो निर्माण किया था, ठीक है। इसने बैजनाथ मंदिर का यहाँ पे उन्होंने निर्माण किया था। उसके बाद आता है आपका सलोड़दत्य वंश। कौन आता है? सलोड़दत्य वंश। तो सलोड़दत्य वंश के बारे में मैं आपको बताऊं, इसके जो संस्थापक थे इच्छर देव, जो हमें बालेश्वर और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र के अनुसार जो हमें पता चला है, इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? इच्छर देव ने की थी, ठीक है। इच्छर देव के बाद यहाँ पे देसद देव आए, पदम देव आए और लास्ट में आए थे यहाँ पे सुबक्षी राज देव। कौन आए? सुबक्षी राज देव। उसके बाद आगे चलकर यहाँ पे कत्यूरी घाटी में जो है अशांति देव वंश का जो है यहाँ पे स्थापना होती है। किसकी होती है? अशांति देव वंश की यहाँ पे स्थापना होती है। और इसके जो सबसे, इस वंश के यानी अशांति देव वंश के जो सबसे जो राजा थे, क्रूर राजा, जो अंतिम शासक था और क्रूर राजा भी माना जाता है, उसका नाम था ब्रह्मदेव। कौन था? ब्रह्मदेव। तो सबसे आखिरी राजा था। इनकी जो राजधानी थी वो थी जोशीमठ। उसके बाद इन्होंने दूसरी राजधानी अपनी जो थी वो रणचूलाकोट बना ली थी। क्या बनाई थी? रणचूलाकोट जो है वो बना ली थी। अच्छा, यहाँ पे जो है कत्यूरी शासन काल में जो है
शंकराचार्य का भी यहाँ पे आगमन हुआ था। शंकराचार्य एक महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक थे। ठीक है, तो शंकराचार्य ने ही जो है हिंदू धर्म को पुनः स्थापना में यहाँ पे इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अच्छा, एक बात अगर मैं आपको बताऊं कि हिंदू धर्म से मतलब यहाँ पे जैसा कि पहले खस जाति जो है, सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि खस मतलब जब कुड़िन रहते, कुड़िन से पहले यहाँ पे खस जाति के लोग रहते थे। तो उस समय बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा प्रचार था, लोग जो है वो बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। लेकिन शंकराचार्य जो शंकराचार्य थे, अब इससे पहले जो भूदेव आए थे वो बुद्धिज्म को नहीं मानते थे। ठीक है, ये लोग जो थे इस वंश के लोग बुद्धि वो शैव धर्म के अनुयायी थे, वो बुद्धिज्म को नहीं मानते थे। अच्छा, शंकराचार्य ने भी जो है हिंदू धर्म की बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया। ठीक है, उसकी दोबारा जो है पुनः स्थापना जो है वो यहाँ पे उनके द्वारा की गई। तो इन्होंने जो है पूरे भारतवर्ष में, शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष में 4 मठों की स्थापना की थी। पहला था ज्योतिर्मठ जो कि बद्रिका आश्रम में है, दूसरा सिंगरेरी मठ, तीसरा है आपका द्वारिका शारदा पीठ, और चौथा आपका पुरी गोवर्धन पीठ। ठीक है, तो बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों का पुनरुद्धार जो है वो शंकराचार्य के द्वारा वो कराया गया था। और सन 820 ईसा पूर्व में जो है शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपना जो शरीर जो था वो यहाँ पे त्याग दिया था। तो दोस्तों, ये था आज जो हमने डिस्कस करा, ये था प्राचीन काल। कौन था ये प्राचीन काल था। ये प्राचीन काल हमारा पूरा यहाँ पे खत्म होता है, यानी लास्ट ये सलोड़दत्त वंश था, यानी कत्यूरी वंश तक था। कत्यूरी वंश के लास्ट का जो वंश था वो सलोड़दत्त वंश था। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मध्यकाल। क्या पढ़ेंगे? मध्यकाल। और मध्यकाल के बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। तो मध्यकाल के अंदर हम चंदों का शासन, पवार वंश की जो आए थे उनके शासन के बारे में हम यहाँ पे जो है वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अभी जो है इसके 3 पार्ट हैं, अभी कई और इसमें पार्ट आने बाकी हैं। तो आप कोई सी भी सीरीज मत छोड़िए से देखना, सारी सीरीज इंपॉर्टेंट है। सारा हिस्ट्री हमने यहाँ पे कवर किया है और बहुत ही डिटेल में यहाँ पर कवर किया है। कुछ भी चीज़ जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पे नहीं छोड़ी है, हर एक चीज़ को कवर करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।